हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शॉल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 सिविक्स चैप्टर 4 जुडिशरी। तो आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 8 सिविक्स चैप्टर 4 जुडिशरी स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी। तो इसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। Courts take decisions on a very large number of issues. They can decide that no teachers can be beat a student or about the sharing of waters between states, or they can punish people for particular crimes. Broadly speaking, the work that the judiciary does can be divided into the following. तो क्या कहते हैं कि जो कोर्ट्स होते हैं वो डिसीजंस लेते हैं बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज, यानी कि बहुत सारी परेशानियों के, बहुत सारे इश्यूज के जो कोर्ट्स होते हैं वो क्या डिसीजंस लेते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि कोई भी टीचर स्टूडेंट को बीट नहीं कर सकता, मार नहीं सकता, और कोई भी जो नदी है वो मतलब कि जो रिवर है वो किसको कितना वाटर शेयर करेगी किन दोनों स्टेट्स के बीच में, और वो किसी भी लोगों को क्या पनिश भी कर सकती है, यानी उनको सज़ा भी दे सकती है अगर उन्होंने कोई क्राइम या जुर्म किया होगा। तो अगर ऐसे बोले तो जो जुडिशरी होती है वो काम करती है बहुत वो डिवाइडेड होती है अपने काम करने के तरीकों में। कौन कौन से उसके तरीके हैं वो है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, दूसरा है जुडिशियल रिव्यू और तीसरा है अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। तो अब हम लोग एक एक करके इन सबको पढ़ते हैं। तो पहला जो हमारा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, रिसोल्यूशन, तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर रिसॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, बिटवीन टू स्टेट्स गवर्नमेंट एंड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या कहते हैं, तो जो डिस्प्यूट रिसोल्यूशन होता है उसमें जो जुडिशियल सिस्टम होता है वो एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है कि जो डिस्प्यूट होते हैं, यानी कि जो झगड़े होते हैं एक इंसान के दूसरे इंसान के बीच में, या सिटीजन्स बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, यानी कि एक सिटीज़न के दूसरे सिटीज़न से, या फिर सिटीज़न का गवर्नमेंट से, या स्टेट गवर्नमेंट का दूसरे स्टेट गवर्नमेंट से, या फिर सेंटर स्टेट गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसका किससे, स्टेट गवर्नमेंट से जो झगड़े होते हैं इन सबको क्या करती है, इनको सॉल्व करती है। कौन, डिस्प्यूट रिसोल्यूशन। फिर क्या आता है हमारा जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू क्या करता है, एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द जुडिशियरी ऑल्सो has the power to strike down particular laws passed by the parliament if it believes that these are a violation of the basic structure of the constitution. This is called judicial review. तो क्या कहते हैं, जैसे कि ये जो judicial review होता है वो एक फाइनल इंटरप्रेटर होता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, और जो जुडिशरी होता है वो क्या, वो पावर देता है, किसको पावर देता है ताकि वो क्या डायरेक्ट स्ट्राइक कर सके और किस पे, वो पर्टिकुलर लॉज पे, और क्या पास कर सके नए लॉज, कहाँ से, पार्लियामेंट से, और जो वायलेशन है इसमें क्या बिलीव करे, और जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन के वो जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं इसी को क्या जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। और जो हमारा थर्ड है वो क्या है, अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट। तो इसमें क्या है कि एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट if they believe that their fundamental rights have been violated। तो जो इसमें क्या है कि हर सिटीज़न, यानी कि इंडिया के सारे सिटीजन्स को क्या ये उनको ये अधिकार है, उनको अलाउ है कि वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को या फिर हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर उनको ऐसा लग रहा हो कि जो उनके फंडामेंटल राइट है उनको क्या वायलेटेड करा जा रहा है, तो वो क्या सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट को क्या अप्रोच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है।
अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। इमेजिन अ सिचुएशन इन विच अ पावरफुल पॉलिटिशियन हैज एनक्रोच्ड ऑन लैंड बिलोंगिंग टू योर फैमिली। Within this judicial system, the politician has the power to appoint and dismiss a judge from his office. When you take this case to court, the judge is clearly partial to the politicians. तो क्या कहते हैं, इमेजिन करो कि ऐसी सिचुएशन आ गई कि कोई एक पावरफुल पॉलिटिशियन है, उसको आपकी ज़मीन पसंद आ गई, ठीक है, और फिर क्या हुआ कि और उसने उसका और जो जुडिशियल सिस्टम है वो पॉलिटिशियन, जो पावरफुल पॉलिटिशियन है, उसने क्या डिसमिस कर दिया है और अपने जो ऑफिसर्स हैं उनको क्या अपने ऑफिस से क्या जजेस को वहाँ पे लगा दिए। यानी कि जो जजेस हैं इस समय जुडिशरी में, वो सब क्या उस पॉलिटिशियंस के एक टाइप से रिश्तेदार हैं, और वो उसके खिलाफ कभी भी क्या कानून नहीं बनाएंगे या उसके खिलाफ कभी भी बात नहीं कहेंगे। तब फिर आप क्या करोगे, क्योंकि वो सब तो पार्शियल हो जाएंगे बाय द किससे, पॉलिटिशियन। तो the control that the politicians holds over the judge does not allow for the judge to take an independent decisions. This lack of independence would force the judges to make all judgments in favor of the politicians. Although we often hear of rich and powerful people in India trying to influence the judicial process, the Indian constitution protects against this kind of situations by providing for the independence of the judiciary. तो क्या कहते हैं, तो जो पॉलिटिशियंस है वो जजेस के ऊपर क्या कंट्रोल कर लेगा और उनको अलाउ नहीं करेगा कि कोई एक इंडिपेंडेंट डिसीजन बनाए। तो ये जो इंडिपेंडेंस की जो लैक हो रही है, इसमें क्या होता है कि जो जज को फोर्स करा जाता है कि वो जजमेंट्स बनाए किसके, पॉलिटिशियंस के फेवर में। इसलिए क्या होगा कि जो आप लोगों ने देखा होगा कि जो रिच लोग होते हैं, अमीर लोग, वो क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या वो जुडिशियल प्रोसेस को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनको ये सब करने से रोकती है और क्या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी प्रोवाइड कराती है। One aspect of this independence is the separation of power. This, as you read in chapter 1, is a key feature of the Constitution. What this means here, it is that other branches of government, the legislature and the executive, cannot interfere in the work of the judiciary. The courts are not under the government and do not एक्ट ऑन देयर बिहाफ। तो क्या कहते हैं, जिसमें से एक एस्पेक्ट आपने देखा इंडिपेंडेंस का, वो क्या है कि जो कि है सेपरेशन ऑफ पावर, जिसे हम लोगों ने अभी इसी क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर 1 में देखा भी था, जो कि क्या था, एक की फीचर था किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। यहाँ पे उसका क्या मतलब, यहाँ पे उसके गवर्नमेंट का ब्रांच से मतलब, जैसे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है, ये कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे जुडिशरी के काम में, और जो कोर्ट है वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं होती। नहीं तो ये कोई सा भी एक्ट नहीं बनाए कि जो कोर्ट्स हैं वो किसके, गवर्नमेंट के अंडर में होगी। For the above separation to work well, it is also crucial that all judges in the High Court as well as the Supreme Court are appointed with very little interference from those other branches of government. Once appointed to this office, it is also very difficult to remove a judge. तो क्या कहते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अभी ऊपर सेपरेशन ऑफ पावर देखी, तो ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, जो क्रूशियल होते हैं सब जजेस के लिए। तो क्या होता है कि जो हाई कोर्ट्स है और एज वेल एज जो सुप्रीम कोर्ट्स है, उसमें भी क्या बहुत ही लिटिल इंटरफेरेंस के जो ब्रांच होते हैं गवर्नमेंट से, उन्हीं को क्या अपॉइंट करा जाता है। तो अगर किसी एक को एक बार ऑफिस में अपॉइंट कर दिया जाता है तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है उस जज को वापस से रिमूव करना। It is the independence of the judiciary that allows the courts to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and the executive. It also plays a crucial role in protecting the fundamental rights of citizens, because anyone can approach the courts if they
believe that their rights have been violated। तो क्या कहते हैं, ये एक इंडिपेंडेंस है किसकी, जुडिशरी की, कि वो अलाउ करते प्ले कोर्ट को कि वो क्या एक प्ले कर सके एक सेंट्रल रोल, और वो क्या इंश्योर करते हैं कि उनमें कोई भी मिसयूज नहीं होगा पावर का, और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपनी पावर का मिसयूज नहीं करेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल होता है क्या, जो अपने फंडामेंटल राइट्स होते हैं सिटीजन के, उनको प्रोटेक्ट करना। और इनको करते करते जो राइट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वायलेटेड भी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, वो है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। देयर आर 3 different levels of courts in our country. There are several courts at the lower level, while there is only one at the apex level. The courts that most people interact with are what are called subordinate or district court. These are usually at the district or tehsil level or in towns, and they hear many kinds of cases. Each state is divided into districts that are presided over by a district judge. Each state has a high court, which is the highest court of that state. At the top is the Supreme Court, that is located in New Delhi and is presided over by the Chief Justice of India. The decisions made by the Supreme Court are binding on all अदर कोर्ट्स इन इंडिया। तो क्या कहते हैं कि यहाँ पर कोर्ट्स के 3 डिफरेंट लेवल्स होते हैं अपनी कंट्री में। जो सिविल कोर्ट्स होती हैं वो कौन सी कोर्ट्स की होती है, वो लोअर लेवल की होती है। जहाँ पे जो एपेक्स लेवल की कोर्ट होती है, वो जो कोर्ट होती है वो जहाँ पे मोस्ट पीपल इंटरेक्ट होते हैं उसको क्या सबऑर्डिनेट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। और जहाँ पे जो यूजुअली जो कोर्ट होती है वो डिस्ट्रिक्ट में होती है, तहसील लेवल में होती हैं, उनको क्या टाउन्स में होती है, और बहुत सारे काइंड्स ऑफ केसेस उसमें आते हैं, हेयर होते हैं, सुनवाई होती है। और ईच स्टेट क्या होता है कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में क्या डिवाइड होता है और प्रेसिडेंट होता है डिस्ट्रिक्ट जजेस में। और ईच स्टेट में क्या हाई कोर्ट भी होते हैं। तो जो हाईएस्ट कोर्ट होते हैं उस स्टेट के, उसे क्या हाई कोर्ट कहते हैं। और जो टॉप में जो सबसे टॉप में कोर्ट है वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, जो कि न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, जिसको प्रेसिड करा जाता है किससे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। और जो डिसीजन में बनाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में वो बाइंडिंग होते हैं, और सारे कोर्ट्स जो कि इंडिया में है उन्हीं को क्या मानना पड़ता है। Are these different levels of courts connected to each other? Yes, they are. In India, we have an integrated judicial system, meaning that the decisions made by higher courts are binding on the lower courts. Another way to understand this integration is through the appellate system that exists in India. This means that a person can appeal to a higher court if they believe that the judgment passed by the lower court is नॉट जस्ट। तो क्या कहते हैं कि क्या ये सारे जो लेवल ऑफ कोर्ट्स हैं ये क्या कनेक्ट हैं अपने से, अब ईच अदर आपस में? तो ये हाँ सही में वो इसका आंसर है हाँ, वो कनेक्टेड हैं। और जो इंडिया है वो उसको क्या एक इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम है। इसका मतलब ये होता है कि जो डिसीजन मेक करे जाएंगे वो क्या हायर कोर्ट से क्या बाइंडिंग होंगे और लोअर कोर्ट से भी। यानी कि जैसे कि जो डिसीजन बन के आया वो कहाँ पे बना, लोअर कोर्ट में, तो वो डिसीजन कहाँ पे, हायर कोर्ट में भी दिखाया जाएगा। फिर जो डिसीजन आया हायर कोर्ट में वो कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा कि यहाँ से ये जो क्या कहते हैं जो डिसीजन है वो यहाँ पे बनकर आया है। और जैसे कि आप अगर हाई कोर्ट में चले जाओगे तो वहाँ के वकील पूछेगा कि आपने लोअर कोर्ट में क्या इसको बोला है कि ऐसा हो। और लोअर कोर्ट मतलब जैसे कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो वहाँ के जो वकील होंगे वो क्या आपसे बोलेंगे कि आपने लोअर कोर्ट में बोला है, तो उनके लोअर कोर्ट का मतलब होता है कि हाई कोर्ट। जैसे कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में बोले तो सुप्रीम कोर्ट के एक लेवल नीचे उसकी बात करें, लोअर मतलब उसके एक लेवल नीचे। अगर हाई कोर्ट में बोलोगे तो लोअर कोर्ट की बात हो रही है।
Let us understand what we mean by the appellate system by tracking in case state Delhi administration versus Lakshman Kumar and others 1985 from the lower कोर्ट्स टू द सुप्रीम कोर्ट। तो क्या कहते हैं, चलो एक केस स्टडी को अंडरस्टैंड करते हैं। उसमें क्या था कि स्टेट जो था दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस एक आदमी कौन, लक्ष्मण कुमार और भी अदर्स। तो 1985 का एक केस है जिसमें क्या सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। तो ये क्या है केस स्टडी, इसमें क्या है कि क्या होता है कि 1980 में फरवरी 1980 में लक्ष्मण कुमार की शादी हो जाती है 20 साल की लड़की से जिसका नाम था सुधा गोयल। और वो लोग क्या दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे। और दिल्ली में उनके फ्लैट में रहते कौन कौन थे, लक्ष्मण की जो फैमिली थी, लक्ष्मण की फैमिली में कौन कौन थे, लक्ष्मण के भाई थे और उनकी फैमिली में उनकी मम्मी पापा थे और सेकंड और ये सब थे। ठीक है, फिर सब ठीक चल रहा था। फिर क्या होता है कि 2 दिसंबर 1980 यानी कि फरवरी 1980 में उनकी शादी होती है और दिसंबर 1980 में जो सुधा होती हैं वो हॉस्पिटल में मर जाती हैं। क्यों मर जाती हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जल गई थी, मतलब कि उनमें आग लग गई थी। तो उनकी जो फैमिली थी, किनकी फैमिली, सुधा गोयल की जो फैमिली थी, उनके मम्मी पापा ने कोर्ट में केस कर दिया। और ये केस जैसे हुआ तो उनको क्या ट्रायल कोर्ट में भेजा गया। तो 4 पड़ोसी थे जिनको बुलाया गया एज अ विटनेस। तो उन्होंने बताया कि रात का समय था और 1 दिसंबर जो कि दिसंबर 1 यानी 1 दिसंबर के दिन उन्होंने सुधा को चिल्लाते हुए देखा, स्क्रीम करते हुए देखा और देखा कि लक्ष्मण के फ्लैट में क्या आग लगी हुई है। और वहाँ पे देखा कि जो सुधा है वो खड़ी है और उनकी जो साड़ी है वो क्या आग की फ्लेम में क्या पूरी लग चुकी, यानी कि उनकी साड़ी में पूरी आग लग गई है। उनको एक्सटिंग्विश करा कैसे, उनको रैप कर लिया गया और एक ब्लैंकेट में क्या उनको लपेटा गया जिससे क्या उनकी आग बुझी। और सुधा ने बताया कि उनकी जो मदर इन लॉ है शकुंतला, उन्होंने उनके ऊपर कैरोसिन ऑयल डाला और जो उनके हस्बैंड है लक्ष्मण, उन्होंने क्या आग लगाई। और इस ट्रायल मेंबर्स में जो थे क्या हुआ कि उनको सब जो जज थे उन्होंने क्या बताया कि इसके लिए ये डिमांड कर रहे थे कि इनको क्या कैश चाहिए और एक स्कूटर चाहिए और एक फ्रिज चाहिए। जैसे ही इनका फर्स्ट चाइल्ड का बर्थ होता है तभी उनको क्या ऐसा सब सामान चाहिए। तो डिफेंस में क्या बोला कि जो लक्ष्मण और उनकी मदर है उन्होंने ये बोला कि जो सुधा है उनकी जो साड़ी है वो एक्सीडेंटली उसमें आग लग जाती है। क्यों, क्योंकि वो दूध गर्म कर रही थी और उससे क्या उनकी आग जल जाती है। तो क्या होता है कि इनका कोई एविडेंस ज़्यादा अच्छा मिला नहीं, तो ठोस सबूत नहीं मिले। तो जो लक्ष्मण है उनकी मम्मी जो है शकुंतला और जो उनके भाई हैं कौन, सुभाष चंद्र, तो इनको क्या मौत की सज़ा हो जाती है। फिर नवंबर 1983 में ये सब क्या इन्होंने हाई कोर्ट में अपील करी। हाई कोर्ट में जाते ही क्या इनको ट्रायल कोर्ट दिया गया और बोला गया कि जो हाई कोर्ट में हियरिंग हुई फिर क्या हुआ कि जो लॉयर थे उन्होंने डिसाइड करा कि जो सुधा है वो एक्सीडेंटली उनकी साड़ी में आग लगी थी, किसी ने लगाई नहीं थी। इसलिए जो लक्ष्मण है, शकुंतला है और जो सुभाष है उनको क्या एक्विट कर लिया गया। यू मे रिमेंबर द फोटो ऐसे ऑन द वुमेन्स मूवमेंट इन योर क्लास 7th बुक you read about how in the 1980s women's groups across the country spoke out against dowry deaths. They protest against the failures of courts to bring these cases to justice. The above high court judgment deeply troubled women and they held demonstrations and filed a separate appeal against his high court decisions in the Supreme Court through the Indian Federation of Women Lawyers। तो क्या कहते हैं आप सभी को याद होगा कि जो वुमेन मूवमेंट हुआ था आपकी क्लास 7 की बुक में, तो उसमें क्या था कि जो वुमेन थी वो क्या कर रही थी, मूवमेंट कर रही थी किसके खिलाफ, जो डाउरी हो रही थी यानी कि जो दहेज प्रथा है उसके खिलाफ क्या वो क्या कर रही थी, वो
आंदोलन कर रही थी, वो प्रोटेस्ट कर रही थी, और जो उनके हाई कोर्ट्स लॉयर थे ये सब क्या उनको डिसीजन भी दिए कि डाउरी खत्म हो गई, लेकिन अभी भी कहीं कहीं होती है। और 1985 में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये हर्ड कहा कि जो अपील है जो कि एक्विट हो रही है लक्ष्मण और उन 2 मेंबर्स जो उनकी फैमिली के हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये सुनवाई करी और जो लॉयर्स हैं उन्होंने इस डिसीजन को रीच करा और डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट्स में पूछा। और जो लक्ष्मण और उनकी मदर को गिल्टी पाया गया और ब्रदर सुभाष चंद्र को क्या डिड नॉट इनफ एविडेंस अगेंस्ट हिम, यानी कि जो लक्ष्मण थे और जो उनकी मम्मी थी शकुंतला देवी और जो उनके भाई थे सुभाष के खिलाफ तो कोई एविडेंस नहीं मिला, लेकिन जो मदर और जो उनके मदर और उनके जो बेटे थे लक्ष्मण उनके खिलाफ सबूत मिल गए और सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करा कि इनको क्या पूरे उम्र भर की क्या सजा दे दी जाए। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। The above case of the dowry that falls within what is considered a crime against society and is a violation of criminal law. इन एडिशन तो क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसा कि अभी हम लोगों ने ऊपर देखा डाउरी दैट फॉल्स ये सब क्या होते थे, इन सब की वजह से क्या हम लोगों ने पता करा कि यहाँ पे बहुत टाइप के लॉ होते हैं, कैसे क्रिमिनल लॉ इनके ऊपर लगा यानी कि इन्होंने क्राइम करा। लेकिन कुछ क्या होते हैं तो कुछ के ऊपर क्या जैसे कोई मूवमेंट हो गया, ठीक है, किसी ने कुछ राइट्स में इंजरी कर दी यानी किसी में कुछ अलग अलग राइट्स बना दिए, तो ये किस में जाता है, ये सिविल लॉ में जाता है। तो ये क्राइम लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ क्या क्या होते हैं, तो इसमें हम लोग ये जो हमारा बॉक्स बना है इसमें हम लोग इसके जो डिफरेंस है वो हम लोग पता करते हैं। तो जो हमारा क्रिमिनल लॉ है उसमें क्या होता है कि डील्स विद कंडक्ट or act that the law defines as offenses, for example theft, harassing a woman to bring more dowry, murder। तो क्या होता है कि जो डील्स करते हैं मतलब कि जो कंडक्ट होते हैं एज अ एक्ट जो कि क्रिमिनल लॉ में होते हैं, जैसे कि किसी को क्या डिफाइन करना कि वो ऑफेंसिव यानी कि वो किसी को ऑफेंस कर रहा है, वो क्रिमिनल लॉ में क्या गिने जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए चोरी, ये भी किसी वुमेन को क्या मारना पीटना कि और हमें दहेज चाहिए, या मर्डर ये क्या ये सब क्रिमिनल लॉ के अंदर आते हैं। लेकिन जो सिविल लॉ है उसमें क्या होता है डील्स विथ एनी हार्म और इंजरी टू राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड, परचेज ऑफ गुड्स, रेंट मैटर्स, डिवोर्स केसेस। तो क्या होता है कि जैसे किसी भी एक इंडिविजुअल्स है और उसके जो राइट्स है फंडामेंटल राइट्स उस इंडिविजुअल्स के क्या उस सिटीजन के जो फंडामेंटल राइट्स है वो हम लोग अगर छीन ले, जैसे कि एग्जांपल हो जाए डिस्प्यूट, मतलब कि अगर आपने जैसे एग्जांपल है कोई आपने किसी को क्या ज़मीन बेची, ठीक है, लेकिन उसने क्या वो ज़मीन अपने नाम लिखवा ली लेकिन आपको पैसे नहीं दिए, तो ये किसके ऊपर आएगा, ये सिविल लॉ के ऊपर आएगा, ठीक है। और क्या हुआ जैसे कि रेंट, आपका घर है, ठीक, आपके घर में एक कमरा खाली तो आपने क्या उसको रेंट में दे दिया, तो जो रेंट में आया है रहने वो क्या वो रेंट तो दे, वो यहाँ पे रह रहा है लेकिन रेंट ही नहीं दे रहा, रेंट देंगे तो लड़ाई झगड़े कर रहा, तो ये भी क्या सिविल लॉ में आएंगे। और जो डाइवोर्स केसेस होते हैं ये भी क्या सिविल लॉ के अंदर ही आते हैं। फिर जो हमारा क्रिमिनल लॉ है वो क्या होता है, इट यूजुअली बिगिंस विद द लॉगिंग ऑफ एन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR with the police who investigate the crime, after which case is filed in the कोर्ट। तो क्या कहते हैं जो क्रिमिनल लॉ होता है उसमें क्या होता है कि जो केस होता है वो स्टार्ट होता है पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के साथ, जिसे क्या FIR कहते हैं, यानी कि जो केस है वो FIR दर्ज करने के बाद ही स्टार्ट होता है। तो FIR दर्ज करने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, फिर उसके बाद जो क्राइम है उस क्राइम को पहले पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, उसके बाद क्या ये जो केस है वो कहाँ पे वो कोर्ट में फाइल कर दिया जाता है। लेकिन जो सिविल लॉ तो में क्या होता है जो a petition has to be filed before the relevant court by the affected party only
इन अ रेंट मैटर आइदर द लैंडलॉर्ड और टेनेंट कैन फाइल अ केस। तो क्या होता है कि जो सिविल लॉ होता है, सिविल लॉ के जो केसेस होते हैं उसमें क्या होता है कि कोई भी डायरेक्ट वहाँ एफआईआर लिखने नहीं आता है, वो डायरेक्ट कहाँ, डायरेक्ट केस कर दिया जाता है सिविल लॉ में। जैसे कि रेंट है, रेंट का मामला है और वो रेंट नहीं दे रहा है, तो डायरेक्ट आपको एफआईआर नहीं लिखवानी, आपको डायरेक्ट जाना है और क्या कोर्ट में जाकर के केस फाइल कर देना है, और वो क्या फिर बाद में केस चलता रहेगा। फिर यहाँ पे क्रिमिनल लॉ में क्या कहते हैं, इफ फाउंड गिल्टी द एक्यूज्ड कैन बी सेंट टू जेल एंड ऑल्सो फाइंड। अगर क्रिमिनल लॉ में आपने किसी को केस दर्ज कर दिया और आप क्या गिल्टी पाए गए, तो क्या होगा कि अगर आप दोषी पाए गए तो क्या आपको जेल भेज दिया जाएगा और फाइन भी आपको अलग से भरना ही पड़ेगा 5-6 लाख रुपए का। लेकिन जो सिविल लॉ होता है उसमें क्या होता है कि द कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक रिलीफ आस्क्ड फॉर इंस्टेंस इन केस बिटवीन अ लैंडलॉर्ड एंड अ टेनेंट द कोर्ट कैन ऑर्डर द फ्लैट टू बी वेकेटेड एंड पेंडिंग रेंट टू बी पेड। तो क्या होता है कि जैसे कोर्ट होता है वो क्या स्पेसिफिक रिलीफ दे देता है कि उनसे पूछ लेता है, क्या कहता है कि जैसे केस हुआ किसके बीच में, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, तो जो कोर्ट है वो क्या ऑर्डर करेगा कि जो फ्लैट है उसको वेकेटेड करना है और जितना भी रेंट पेंडिंग पड़ा है उसको क्या पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ डिफरेंस थे क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के बीच। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स। तो इससे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। In principle, all citizens of India can access the courts in this country. This implies that every citizen has a right to justice through the courts. As you read earlier, the courts play a very significant role in protecting our fundamental rights. If any citizen believes that their rights are being violated, then they can approach the court for justice to be done. While the courts are available for all, in reality, access to courts has always been difficult for a vast majority of the poor in India. Legal procedures involve a lot of money and paperwork, as well as take up a lot of time. Find a poor person who cannot read and whose family depends on a daily wage. The idea of going to court to get justice often seems remote. तो क्या कहते हैं कि जो प्रिंसिपल है, यानी कि देखो इंडिया में सब लोगों को क्या अधिकार है कि वो क्या कोर्ट का एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्या, अगर उनके फंडामेंटल राइट्स नहीं प्रोटेक्ट है, वो कोई छीन रहा है, तो वो क्या कोर्ट में एक्सेस कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं अगर उनके साथ ऐसा होता है तो वो क्या कोर्ट में एक्सेस नहीं करते। क्यों? तो जो नहीं करते वो कौन से होते हैं, वो बहुत ही गरीब लोग होते हैं जो कि अपना रोज काम करते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। तो क्या होता है कि जैसे एक परिवार है, उस परिवार में खाली एक ही आदमी है जो कि काम करता है, और वो रोज अगर एक दिन भी वो काम ना करे तो उसके घर में क्या खाना नहीं बनेगा। यानी कि जैसे वो एक दिन काम करेगा, उसको 100 रुपये मिलेगा तो 50 रुपये का वो खाना खरीद के लाएगा। तो क्या हुआ कि अगर उसको क्या हुआ कि वो अगर रोज काम पर नहीं जाएगा तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे। अगर उसको पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या, अगर वो एक दिन भी अपने काम पे ना जाए तो उसके घर में क्या खाना नहीं मिलेगा उसको खाने को। क्यों? खाना होगा ही नहीं। तो इसलिए क्या होता है कि वो पर्सन क्या कोर्ट में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि कहता है अगर कोर्ट में गए तो कम से कम 5-6 साल तक तो वो हल्का फुल्का केस चलेगा, अगर भारी केस हो गया तो क्या वो 20-25 साल तक क्या वहीं कोर्ट में ही लटका रह जाएगा। तो इसलिए क्या वो जस्टिस लेने के लिए क्या मना कर देते कि कौन जाएगा यार, हमारे लिए क्या यही ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक। In response to this, the Supreme Court in the early 1980s devised a mechanism of public interest litigation, or PIL, to increase access to justice. It allowed any individual or organization to file a PIL in the High Court or the Supreme Court on behalf of those whose rights were being violated. The legal process was greatly simplified, and even a letter or telegram address
telegram address to the Supreme Court or the High Court could be treated as a PIL. In the early years, PIL was used to secure justice on a large number of issues, such as rescuing bonded landlords from inhuman work conditions and securing the release of prisoners in Bihar who had been kept in jail even after their punishment terms was complete. तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि जो इसलिए क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्या एक उन सुप्रीम कोर्ट ने एक मैकेनिज्म को क्या डिवाइस करा, उसमें क्या बनाया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 1980 में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बनाया, जिसे क्या पीआईएल भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी इंडिविजुअल को अलाउ है कि वो पीआईएल फाइल कर सके हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी। तो उसमें क्या था, जो राइट्स होते हैं जो कि उसके वायलेटेड हो रहे हैं, तो ये क्या एक लीगल प्रोसेस है जिसको क्या ग्रेटली सिंप्लीफाई करा जा सकता है। और जो टेलीग्राम एड्रेस है सुप्रीम कोर्ट का वो क्या हाई कोर्ट भी ट्रीट कर सकता है, कैसा, पीआईएल। अर्ली ईयर्स में क्या होता था, जो पीआईएल है वो क्या सिक्योर जस्टिस होता था लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज में, जैसे कि रेस्क्यूइंग बॉन्डेड लेबर्स और इनह्यूमन वर्क कंडीशंस। तो इन सब में क्या उनको सिक्योर करते थे, जैसे कि रिलीज टू प्रिजनर्स इन बिहार, यानी बहुत सारे जो प्रिजनर्स थे जिनकी कोई गलती नहीं थी वो क्या बिहार में थे, तो उनको भी क्या बाहर निकाला, किससे, पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने। For the common person access to the courts in access to justice, the courts exercise a crucial role in interpreting the fundamental right of citizens. And as you saw in the above case, the courts interpreted article 21 of the constitution on the right to life to include the right to food. They therefore ordered the state to take certain steps to provide food for और इंक्लूडिंग द मिड डे मील स्कीम। तो क्या होता था कि जो कॉमन पर्सन था वो क्या एक्सेस नहीं करता था कोर्ट्स में अपनी जस्टिस के लिए। तो जो कोर्ट्स है उन्होंने क्या क्रूशियल रोल को क्या इंटरप्रेट करा, जो कि फंडामेंटल राइट्स थे सिटीजन को, वो क्या अब केस में हम लोग को मिल गया। तो जो कोर्ट्स है उसको क्या इंटरप्रेट करा गया आर्टिकल 21 के द्वारा। और जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, जो लाइफ का है, जो राइट टू फूड है, और जो उनके जो ऑर्डर है स्टेट और कि वो कर सके स्टेप्स जो प्रोवाइड होते हैं उनके फूड के लिए, क्या हुआ, उन्होंने मिड डे मील को क्या उनका आयोजन का मतलब कि मिड डे मील क्या बनाई गई। However, there are also court judgment that people believe work against the best interest of the common person. For example, activists who work on issues concerning the right to shelter and housing for the poor believes that the recent judgment on evictions are a far cry from earlier judgment. While recent judgments tend to view the slum dwellers as an encroacher in the city, earlier judgments like the 1985 Olga Tallis versus Bombay Municipal Corporation had tried to protect the livelihoods ऑफ स्लम ड्वेलर्स। तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि बहुत सारी कोर्ट्स होती हैं और जजमेंट्स होते हैं जो कि पीपल्स के बिलीफ में बनाई जाती हैं और जो उनमें इंटरेस्ट होते हैं कौन, कॉमन पर्सन। फॉर एग्जांपल जैसे कोई एक्टिविस्ट है वो किसी इश्यूज पे काम कर रहा है तो उसको क्या राइट टू शेल्टर है कि उसको वो घर में रह सकता है। पुअर पीपल से रिसेंट जजमेंट मिला है कि वो एविक्शन फॉर क्राई फ्रॉम अर्लियर जजमेंट, यानी कि जो अर्लियर जजमेंट आ जाता है उससे क्या वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है। और जो रिसेंट जजमेंट है जो कि इनको स्लम ड्वेलर्स को क्या एनक्रोच करा जा रहा है सिटीज में। तो एक अर्लियर जजमेंट है जैसे कि 1985 ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये क्या ट्राई कर रहे थे कि जो लाइवलीहुड है स्लम ड्वेलर्स की उनको क्या प्रोटेक्ट कर सके। Another issue that affect the common person access to justice in the inordinately long number of years that courts take
to hear a case. The phrase justice delayed is justice denied. It is often used to characterize this extended time period that court take. तो क्या कहते हैं, जो अनदर इशू था जो कि अफेक्ट करता था कॉमन पर्सन को, कि वो एक्सेस करते थे जस्टिस को, वो ये था कि लॉन्ग नंबर ऑफ ईयर्स कोर्ट्स टेक टू हियर अ केस। तो क्या कहते थे कि जो कोर्ट्स होते थे वो बहुत सारे एक साल ले लेते थे एक आम आदमी का। यानी कि अगर आपने केस लगा, तो अगर आप पे भारी केस लगा हुआ है तो क्या आपको 20-25 साल तक तो क्या वही केस लड़ना पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या वो इंसान भी वो कुछ भी ग्रो नहीं कर पाता अपनी लाइफ में, ना कहीं अगर स्टूडेंट है तो वो भी अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाता, वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहता है इस कोर्ट को लेकर के, इसलिए क्या वहाँ पे वो लोग नहीं जाते हैं। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ this, there is no denying that the judiciary has played a crucial role in democratic India, serving as a check on the power of executive and the legislature, as well as in protecting the fundamental right of citizens. The members of the Constituent Assembly had quite correctly envisioned a system of courts with an independent judiciary as a key feature of our democracy। तो क्या कहते थे, जो जुडिशरी थी वो क्या इन सबको डिनाई कर देती थी, और जो क्रूशियल रोल था डेमोक्रेटिक इंडिया का, वो क्या एक सर्व चेक कर रहा था पावरफुल एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का। वो क्या जो फंडामेंटल राइट है सिटीजन्स को, उनको क्या प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, वो क्या करेक्टली इनको क्या विजन कर रहे थे इन सिस्टम को, और जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है उनके की फीचर्स को और अपनी डेमोक्रेसी को। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो इस टॉपिक के साथ जो हमारा चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।